हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश आज आप लोग के समक्ष सत्ता की साझेदारी टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह एनसीईआरटी पब्लिकेशन के क्लास 10th के पॉलिटी बुक से लिया गया है। सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है? शासन के संचालन में सभी वर्गों की सहभागिता या समाज के सभी वर्गों की सहभागिता, चाहे वह बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो या किसी जाति धर्म से संबंधित हो, इनका सत्ता में सहयोग होना चाहिए। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब यही होता है। साथ में यह लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है, सत्ता की साझेदारी। तो हम लोग इसको इस चैप्टर के परिचय से को देखते हैं, फिर आगे हम लोग इसको देखेंगे और समझेंगे। क्या कर रहा है इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र के उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू की गई थी। अब क्या है, 9th में जो हम आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके विषय में कहा जा रहा है कि इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू की गई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। मतलब कि लोकतंत्र जो होता है किसी एक व्यक्ति या समूह या जाति धर्म में सीमित नहीं होती। मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रीकृत कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। अब कहने का मतलब क्या है, जो 10th क्लास की पॉलिटी है उसमें जो 3 चैप्टर है वह सत्ता के बंटवारे पर ही आधारित है। आइए हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब ये क्या है कि जो ये फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, उसमें जो ध्यान दिया गया है या ध्यान आकर्षण का केंद्र है जो है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका ये देश हैं। बेल्जियम यूरोपीय कंट्री है और श्रीलंका एशियाई कंट्री है, साउथ एशियाई कंट्री है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती है कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धति सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इन घटनाओं से यह समझने में कुछ मदद मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आज इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो आगे चलकर 2 अध्यायों में भी मिलने वाले हैं। तो हम लोग आगे फिर देखते हैं। पहले हम लोग कुछ बेल्जियम के बारे में जो इन पैराग्राफों में दिया है उनको हम लोग मोटा मोटी पहले समझ लेते हैं, फिर इनको पैराग्राफ के आधार पर जानेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बेल्जियम क्या है। तो बेल्जियम क्या है ना, बेल्जियम के विषय में कुछ जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेल्जियम क्या है कि यह यूरोपीय कंट्री है। क्या है? यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। यूरोपीय देश है। यहाँ क्या है, यहाँ 3 तरह के भाषाई लोग रहते हैं। तो कौन? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डच जो है, इनकी संख्या कितनी है तो 51% ये लोग हैं, डच लोग। फिर फ्रेंच कितने हैं तो फ्रेंच की संख्या 40% है। फिर क्या है, जर्मन जो है इनकी संख्या 1% है लगभग। तो ये क्या है ना, जो बेल्जियम जो देश है भाषाई आधार पर विविधताएं हैं इनमें। मतलब क्या है, यहाँ डच है, फ्रेंच है, जर्मन है, इस तरह ये बोलते हैं। ये पूरे देश में है। फिर क्या है कि जो ब्रुसेल्स है इसकी राजधानी है। ब्रुसेल्स की बात कर लें, ब्रुसेल्स जो है किसकी राजधानी है तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ पे 80% लोग क्या है, फ्रेंच बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। मतलब कहने का मतलब कि जो यहाँ पे बहुसंख्यक भाषी लोग हैं, क्या बोलते हैं कि बहुसंख्यक जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो कौन है, अधिक जनसंख्या कौन है तो वो है फ्रेंच। और 20% लोग क्या बोलते हैं तो डच बोलते हैं। तो हम देखते हैं तो ओवरऑल ये पूरे देश में क्या है 51% जो 59% जो लोग हैं 59% जो लोग हैं
वो डच बोलते हैं, इनके ये क्या है ना, फ्रेंच भाषी लोगों की तुलना में कम विकसित होंगे, तो यानी कि ये कम शक्तिशाली होंगे और समृद्ध होंगे। दूसरी तरफ जो फ्रेंच है वो अधिक शक्तिशाली भी होंगे और साथ में वह समृद्ध भी होंगे, धन से भी और संपत्ति से भी ये समृद्ध होंगे। तो इन दोनों में टकराव का कारण यही बनता है और ये चाहते हैं, खास करके ये डच लोग हैं ना, इनको ये सुविधाएं बाद में मिलती है, इसी आधार पे ये इन दोनों के बीच या बेल्जियम में संघर्ष का माहौल बनता है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर आगे पैराग्राफ को जानेंगे या पूरे समझ लेते हैं फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने समझा कि फ्रेंच, जर्मन और डच यहाँ के तीन भाषाई लोग हैं, तीन तरह के भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डच भाषी जो लोग हैं वो समृद्ध नहीं है और साथ में वो धनी भी नहीं है। दूसरी तरफ फ्रेंच भाषी धनी भी और ताकतवर भी है। तो इन दोनों के बीच ये टकराव बना रहता है। फिर क्या होता है कि देखते हैं हम लोग 1950 से 60 के दशक में, सॉरी देख लेते हैं पहले थोड़ा सा क्या है, हाँ कहने का मतलब क्या है, 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डचों के बीच में संघर्ष का माहौल बन जाता है और ये देश के विकास के लिए खतरा उत्पन्न होता है, साथ में ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, बेल्जियम के लोकतंत्र के लिए। तो फिर हम लोग देखेंगे क्या कि 1970 से 93 के दशक में ये क्या करेंगे कि 1970 से 93 के बीच में ये बेल्जियम के लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ जो सांस्कृतिक विविधता है, साथ में जो क्षेत्रीय विविधता है, उनको स्वीकार करेंगे और संविधान में 4 बार संशोधन करेंगे। तो इसको देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि श्रीलंका के प्रॉब्लम क्या है उनको समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी पहले बेल्जियम को देख लेते हैं। अब कह रहा है क्या, थोड़ा बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं। बेल्जियम यूरोप का छोटा देश है, छोटा सा देश है, ठीक है। क्षेत्रफल में यह जो बेल्जियम है हमारे राज्य से छोटा है, क्षेत्रफल में हरियाणा से यह छोटा है। इसकी सीमाएं, अब बेल्जियम की सीमाएं किससे लगती है, तो फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। कहने का मतलब क्या है कि हरियाणा का आबादी अगर 2 करोड़ से अधिक है तो क्या है, बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ हो गया। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। अब ये जो छोटा सा देश है ना, इसके यहाँ जो जातीय बनावट है, यानी जातीय बनावट का मतलब क्या है, भाषाई जो बनावट है वो थोड़ी जटिल है। यहाँ के लोग मतलब कि जो भाषा बोलते हैं वो विभिन्न तरह की भाषा है। जैसे हम लोगों ने 3 भाषा को मेनली रूप से देखा है, फ्रेंच, जर्मन और डच भाषी सबसे अधिक है। फिर कह रहा है क्या कि देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। मतलब कि जो 59% जो लोग हैं वह फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और वो कौन से भाषा का यूज करते हैं, तो वो डच भाषा का यूज करते हैं या उसका उपयोग करते हैं। फिर कह रहा है शेष 40% लोग बेलोनिया, अब बेलोनिया भी एक बेल्जियम का क्षेत्र है जहाँ 40% लोग रहते हैं और ये किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर 1% जो बच जाते हैं वो जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में यह उल्टा होगा, मतलब कि ये विपरीत होगा पूरे देश की अपेक्षा। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। फिर हम लोग आगे देखें तो कहता है डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। अब डच जो बोल रहे हैं उनके बीच क्या है, तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखने को मिला। अब क्या है, ब्रुसेल्स जो है ज़्यादा प्रभावी क्षेत्र है। दोनों जब ये फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोग आपस में जो टकराएं तो ये सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा, तो ये ब्रुसेल्स में देखने को मिला। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत अधिक थे, फ्रेंच से ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वो कमज़ोर भी थे और अल्पमत थे। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या शुरू में बताया था
कि पहले बेल्जियम की समस्या को समझेंगे, फिर श्रीलंका की समस्या को समझेंगे। अब कह रहा है बेल्जियम की समझ क्या है, थोड़ा सा उसको देखेंगे। बेल्जियम की समझदारी। अब बेल्जियम ने क्या समझदारी किया, क्या समझदारी वाला कदम उठाया कि इनके पास जो समस्याएं थी, भाषाई टकराहट जो हो रही थी, इनके इसके एवज में इन्होंने क्या कदम उठाए उसको देखते हैं। पर कह रहा है बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता, श्रीलंका में जो कदम उठाया गया था उससे यह अलग रास्ता बनाया। और क्या किया सो हम लोग देखेंगे। अब उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। जैसा मैंने बताया था कि सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया। 1970 से 93 के दशक में उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए की कि देश के रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रहें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्थाएं की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई भी और देश ऐसा नहीं कर सका। मतलब कि जो सत्ता की साझेदारी की बात थी, या शासन का जो हस्तांतरण था, या शक्ति का जो विकेंद्रीकरण था, वो ऐसा कोई देश अभी तक नहीं कर पाया था। बेल्जियम के मॉडल क्या थे, इसको हम लोग देखते हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो। अब डच और फ्रेंच भाषी जो मंत्री होंगे उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो समान होनी चाहिए। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। अब कहने का मतलब यह है कि जब तक कोई विषय, जो विषय ऐसा होगा जिस पर दोनों का बहुमत या समर्थन नहीं होगा, तो वह जो विषय है वो निरस्त हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। अब क्या है कि अगर कोई भी बात होगा, अगर वो डच भाषी को समझ में आया तो वो स्वीकृति दे दिए, और फ्रेंच भाषी अगर नहीं देते हैं तो वह जो प्रावधान है वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि दोनों पर क्या है, किसी समस्या पर दोनों को या किसी सुझाव पर दोनों का मत होना चाहिए। सीधी सी बात यह है। अब कह रहा है केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दिया। अब क्या है कि जैसे कि केंद्र सरकार था तो पूरे बेल्जियम में केंद्र सरकार होगा, लेकिन क्या होगा कि एक सरकार जो होगा वो ब्रुसेल्स में भी होगा। तो क्या किया ये कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दोनों इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो राज्य सरकार थी वो केंद्र सरकार के अधीन थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। पहले क्या था, यहाँ की जनसंख्या क्या है पता ही है, यहाँ पर 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषी है, और 20% लोग क्या है, तो डच भाषी है। लेकिन पूरे देश की बात करेंगे तो डच सबसे ज़्यादा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है फ्रेंच भाषी लोगों ने क्या किया कि यह स्वीकार कर लिया कि ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधि हो। फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर कहता है केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। अब क्या है, एक सरकार और है, दोनों केंद्र और राज्य के बाद एक सरकार और क्या है, तो सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। अब मतलब कि कोई एक भाषा के लोग इसमें चुनाव करेंगे, चाहे वो डच करे या फ्रेंच करे या जर्मन करे। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये डच, फ्रेंच और जर्मन में से कोई एक ही भाषा के लोग इसमें मतदान करेंगे, वह देश के किसी भी कोने में हो। इस सरकार को संस्कृति, अब इनको क्या है कि जो सरकार है, जो सामुदायिक सरकार है, इनका क्या काम है, तो उनको देखते हैं। जैसे संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है,
जो बेल्जियम का मॉडल है थोड़ा सा जटिल लग सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो हाँ, बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो सरकार है वो वहाँ पे जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, और दूसरी तरफ क्या पूरे देश में जो है डच भाषी लोग हैं। लेकिन दोनों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज होकर एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं और सत्ता में सहभागिता को सुनिश्चित कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इसके इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंका पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को इसका मुख्यालय बनाया। अब कहने का मतलब क्या है कि जो भाषा के आधार पर यहाँ जो टकराहट थी वो उन पर विराम लग गया। क्यों? दोनों को शक्ति का स्थान, दोनों भाषाई क्षेत्रों में शक्ति का हस्तांतरण किया गया और सत्ता में सहभागिता दोनों के लिए सुनिश्चित की गई। तो इससे क्या हुआ कि यूरोपीय यूनियन